मुझे मालूम है लगभग एक हफ्ते की जो वार्निंग है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, मौसम विभाग की, कि बेहद गर्मी पड़ने वाली है। वैसे भी वो एक हफ्ता क्या हो, अब आगे तो ऐसे ही है, गर्मी ही गर्मी है। मैं आपसे आज ठीक है बाजी, ठीक है बाजी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यकीनन सबको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जो भी है, मैंने कहा इसलिए कि पानी जरूरत हो किसी को भी, यकीनन पानी मांग लीजिएगा और इसमें कोई संकोच मत करिएगा। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा और सीधे मुद्दे पे आऊंगा। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे शो में मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। जो लोग मौजूद हैं, बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मोहम्मद सलाम साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अली आपका भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मुझे होता तो नहीं है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो अपनी तरफ से भेजती है, लेकिन मैं आज देख रहा था कि जितने भी लोग हैं, हालांकि मैं उस डिबेट में कभी नहीं जाना चाहता, ना कभी मैं उस खांचे में फंसा हूं, ना उस खांचे में फंसना चाहता हूं, लेकिन इशारा जिधर मैं कर रहा हूं आप सारे लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो मैं, हाँ जी हाँ, मैं भी वही हूं जो मैंने बोला उतार चढ़ाव के साथ, वो तमाम सारे लोग समझ गए जो मैं परिचय दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कभी किसी और दिन चर्चा होगी, उस पर आज चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हाँ, मुझे कोई समाज के वो तमाम सारे विषय, समाज के वो तमाम सारे मुद्दे जो लगता है कि आहत करते हैं या लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा क्यों है, सवाल ये भी है कि ऐसा क्यों है, तो जरूर इसका विषय होना चाहिए और मुद्दे बातचीत के लिए आने चाहिए। मैं जब आज डिबेट में आ रहा था तो किसी ने मुझसे एक बात कही, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी दृष्टिकोण से देखे, और वो बात ये थी कि श्रोता नहीं है आजकल। श्रोता यानी जो सुनने वाले या जो यहाँ पे खड़े होते वो। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है, आज के समय में सबसे मुश्किल काम यही है कि कोई कोई बात कहे और हम बात सुने। लेकिन मैंने कहा कि हमारे यहाँ ये बात अलग है, हमारे यहाँ इधर वाले भी कहते हैं और हम सुनते हैं, उधर वाले भी कहते हैं और हम सुनते हैं, तो दोनों तरफ से बातचीत होती है। ये दोहरा यहाँ पे माध्यम है। तुरंत कोई बात कही और तुरंत कोई रिएक्शन इधर से जनता ने दिया। कहाँ से आना हुआ आपका? जयपुर। जयपुर से, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? उषा भारद्वाज। उषा भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ साहब? जयपुर से आए हैं, बहुत अच्छा। आप ही के साथ हैं? वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए उपाध्याय जी भी आ गए आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुबे जी, तिवारी जी भी बैठे हैं, शर्मा जी भी बैठे हैं, बिलाल साहब भी वही हैं, सारे लोग वही हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। डिबेट का आगाज करते हैं। राहुल गांधी आजकल विदेश दौरे पर हैं, वहां उन्होंने एक बात कही और कही इलेक्शन कमीशन के बाबत, और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है बोस्टन में, राहुल गांधी ने कहा कि पूरी तरह साफ है कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। अब समझौता तो आप सब सारे लोग समझते हैं, कहां समझौता, कैसा समझौता, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया, इसके बाद 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख लोगों ने वोट दे दिया। यह मुद्दा पुराना है, महाराष्ट्र चुनाव का है, लेकिन वो बोस्टन यात्रा में गए हुए हैं अमेरिका, वहां जाके उन्होंने इस मुद्दे को एक बार फिर वो यहां कह चुके हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि समय के हिसाब से हम सारे तथ्यों के साथ मैं सबके सामने आऊंगा, ये बात इलेक्शन कमीशन ने कही है। आज प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही कि देश का सर्वांगीण विकास कैसे संभव है, देश में जो गांव का जो अंतिम पायदान है वहां तक डिजिटल माध्यम पहुंचे, पानी पहुंचे, इस पर प्रधानमंत्री ने बोला है। राहुल गांधी ने बोस्टन में जो बोला वो मैंने आपको बताया। डिबेट का हिस्सा ये है, डिबेट यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हुए हैं, बिल्कुल बगैर वक्त गवाए। जी ऋषभ जी, आप। भैया, कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा, उनका सिंबल है हाथ,
पंजा। जी। वो पंजा भले ऋषभ तिवारी के गले पे मार के, गाल पे मार के दाग लगा दे, लेकिन देश के बाहर जाकर लोकतंत्र पे दाग ना लगाए भारत का, भारत को कलंकित ना करे राहुल गांधी। जब भी बाहर निकलेंगे भारत को बदनाम करेंगे, ठेका ले रखा है इसने। देश की जनता सीरियस लेते नहीं, और सैम पित्रोदा जो इनका आयोजन कराते हैं, ये वही सैम पित्रोदा है जो 1983 दंगे के बाद कहा था हुआ तो हुआ, नरसंहार हुआ तो हुआ, ये जग जाहिर है। वैसे राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कुछ सवाल, और उनके कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड के अंदर आपने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? क्या प्रियंका गांधी चुनाव जीत कर रही, आपने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? आप जहां से तेलंगाना में जीते, आपने कितने में खरीदा था इलेक्शन कमीशन को? मींस आपके कार्यकाल में अगर आप कुछ अधिकारियों को खरीद फरोख्त करते आए होंगे तो वही आप हमें सोचते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपके आपातकाल झेलकर, आपके तानाशाही को झेलकर निकलकर राष्ट्र नीति से चलने वाली पार्टी है। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यह है कुछ लोग इस देश को अपने परिवार की जागीर समझते हैं। ये बीजेपी का पक्ष है। कांग्रेस ना, तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, और फिर कांग्रेस के और बीजेपी के बाद जनता के ऊपर तरफ। अरे कहां से आए आप? हैं? अरे बधाई हो आपको। अरे हमारे काहे के लिए बधाई हो? 7 साल बाद राशन का मुद्दा लेके आए थे 2018 में। कहां? नोएडा 18 सेक्टर हमारे यहाँ जी। अच्छा, भैया जी कहीं में? भैया जी कहीं में। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से हम गरीबों को न्याय मिला। अरे क्या बात है भैया। राशन तो राशन कार्ड मिला या राशन वाला वो समझ हैं? राशन मिल रहा है, पहले कुछ नहीं मिल रहा था। बहुत अच्छी, लेकिन वर्दी वर्दी बढ़िया सिलवा लियो यार तुम। मोदी के चौकीदार है, हैं? मोदी के चौकीदार है। तो भैया ये पहले बोले हो तो बाकी सब चीजें तो ठीक था जी। कांग्रेस द रिस्पॉन्ड। भाई साहब ने बात करी कि अगर कांग्रेस का सिंबल हाथ है, बेशक हमारे गाल पे मार दीजिए। सर ये क्या है, मार दिया जाए गाल पे? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को, एसवाई कुरैशी साहब को, मुस्लिम आयुक्त? क्या ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं है? क्या ये बहस किस पे करना चाहते हैं आप? सर ये मैं पूछ रहा हूँ इनसे। इन्होंने जो बात करी कि चुनाव आयोग के बारे में राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, उन्होंने भी तो चुनाव आयुक्त को मुस्लिम आयुक्त कहा। क्या ये गलत नहीं है? इनके पार्टी के सांसद नहीं है, इनके बारे में इन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया? क्यों नहीं सवाल उठाया? इनसे क्यों नहीं पूछा था कि आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, आज ये सुबह से इनका ट्विटर से लाइट सेल सारा लगा हुआ है, राहुल गांधी जी ने बेइज्जती करा दी देश की, राहुल गांधी जी ने बेइज्जती करा दी देश की। बेइज्जती साहब देश की ऐसे नहीं होती, बेइज्जती ऐसे होती है। ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है सर। इंडिया पीएम हैज लिंक टू मास रेपिस्ट। बेइज्जती ये होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ये बेइज्जती ये होती है। द ऑस्ट्रेलियन नरेंद्र मोदी नो व्हाई वाज ए मास रेपिस्ट। ये होती है, ये ऑथेंटिसिटी मानेंगे? द ऑस्ट्रेलियन अखबार को ये ऑथेंटिसिटी मानेंगे? न्यूज 18 देश का ईमानदार अखबार है, ये ईमानदार चैनल है, वो अगर बोलेगा तो वो गलत हो, वो बिका हुआ मीडिया हो जाता है। ये देख लीजिए। मैं शर्मा जी आप, मैं शर्मा जी मेरी बात सुनिए। ये पेपर में ऑथेंटिकेट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसको रख दीजिए। आप अपनी, आप जो भी नहीं, आप जो कोड बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे वो मैं लूंगा, लेकिन पेपर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाऊंगा, इसको रख दीजिए। जी पहले मैं इनको दे दूं। 2 मिनट। अखबार विदेशी, बड़ा हमदर्दी, बड़ा विश्वास। इनके नेता विदेश में जाके भारत को गाली दे, वो दिक्कत नहीं। इतना प्यार विदेश से इनको है, इतना हमदर्दी क्यों? इसलिए है ना सर, क्योंकि देश के प्रति प्यार दिल में है ही नहीं, है ही नहीं। ये अखबार तो देशी है साहब। मैं बात देशी और विदेशी की नहीं है। अखबार की बात करी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये अखबार तो देशी है, आप हिंदुस्तान है, नाम भी हिंदुस्तान है अखबार का। भाई साहब मैंने कहा आप अपने अखबार के बारे में छपी हुई खबर आपने कहा मैं इसे ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा। शर्मा जी मेरी बात सुनिए। आप अपने मुंह से जो भी बोलेंगे मैं इस चैनल से लूंगा, ठीक है ना? ये चैनल ठीक है। आप, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं है मेरी तरह से, आप जो भी बोलेंगे आप सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा नहीं बोलेंगे, वो बहस का हिस्सा होगा। लेकिन मैं पेपर का नहीं लूंगा, बस आप बोलिए। ठीक है जी, ये इसको ऑथेंटिकेट आप नहीं करते? आप बोलिए। निशिकांत दुबे के बयान को आप ऑथेंटिकेट करते या नहीं करते? निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, ठीक, मैंने सुना है। गया गलत कहा? ठीक, सुना। गलत ये आप हमसे ना पूछो, वो बहस का हिस्से में आएगा। बहस का हिस्सा है, ये बता दें फिर गलत कहा है सही कहा? पूर्व चुनाव आयुक्त को मुस्लिम आयुक्त कैसे कहा? एक मिनट भाई साहब, आपसे बात नहीं हो रही, आपसे बात हो रही है। पूर्व चुनाव आयुक्त को, एसवाई कुरैशी को ऐसा क्यों कहा कि वो मुस्लिम आयुक्त हैं? उसी लंदन के संडे गार्डन ने लिखा था 2014 में, जब मोदी जी की सरकार आई थी, कि भारत में 2014 में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसके ऊपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है।
उसी लंदन के संडे गार्डन ने लिखा था। वो अखबार आप नहीं दिखाए सरकार, क्यों? क्योंकि जानती है दुनिया कि जो सरकार पहले चल रही थी उसके ऊपर विदेशी प्रभाव था, और राहुल गांधी वही करने जाते हैं बार बार। सिर्फ विदेशियों में जा करके भारत को बदनाम करके दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं। मेरे ऑटो वाले भैया क्या बात है? पूछी जाइए हमारे यहाँ पे इंडिया टुडे ने क्या छापा, डिवाइडर इन भाई चीफ, मैं एक बात, डिवाइडर इन चीफ छापा था या नहीं छापा था? मेरी बात सुनो। मैं डिबेट करने आया हूँ। डिबेट में आप अपने नाम बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, बाकी संपादकीय तो मैं तय कर लूं। हुजूर नहीं, मेरी बात सुनिए शर्मा जी, संपादकीय जिस दिन लिखूंगा या संपादकीय जब तक लिखवाया जाएगा मैं आपका विचार सुनूंगा। अभी मैं संपादकीय नहीं कर रहा हूँ। मैंने नहीं, जब आपने कोई पेपर विदेश के छपे सुनाए तो उन्होंने कह दिया। मैं कह रहा हूँ आप ये रुकिए एक मिनट शर्मा जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, और वो सवाल सबसे महत्वपूर्ण डिबेट में कि ये बताएं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर ये बात क्यों कहते हैं। ये डिबेट है, यहाँ पे शुरू करिए। अगर उन्होंने ये बात कही है, किसी भी लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की अगर कार्य प्रणाली में कोई दोष है, उस पर सवाल उठाना गलत है। भारतीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है कि कोई भी लोकतांत्रिक संस्था जो है अगर वो गलत काम कर रही है और उसमें कहीं कार्य प्रणाली में दोष नजर आता है तो क्या उस पर सवाल उठाना गलत है? सर बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मैं मुझसे क्यों चाह रहे हैं? आप अपनी बात पब्लिक से कहिए जानना चाहता हूँ। किसी भी नहीं, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, नहीं, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, नहीं शर्मा जी एक करके करेंगे। तो फिर कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में सरकार को गिरवा रहे हैं क्या आप अपनी? और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ हिमाचल में क्या हुआ था? अब आप बताइए फिर क्या हुआ, वहाँ क्या हो गया? मैं आपकी बात है, आपने बात करी, ये संवैधानिक संस्थाओं पे बात करने वाली बात है। मैंने आपसे संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाए तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? दे तो रहा हूँ आपने अगला का पूछा ना। नहीं, मैं आपसे पूछा, वर्ण के खत्म कर दी थी अपनी बात। चुनाव आयुक्त ने आज तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, शायरी वर्ण के बाद खत्म कर दी। और रही बात प्रभाव में लेने की, प्रभाव की बात सबसे बड़ी आप ये देखिए कि इससे पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति में हिस्सेदार थे या नहीं थे? बीजेपी भी लाई और उन्हें बाहर करा या नहीं करा? भैया जी मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग क्लास बंद हो गई है आजकल। केवल गांधी परिवार की परिक्रमा इन्हें सिखाया जाता है। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। घर की लड़ाई अब घर में खड़े होकर बोलेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर घर की लड़ाई को बाहर ले जाके घर की बेइज्जती करके क्या हासिल करना चाहते हैं आप? जबकि वो भी अपनी राजनीति कुंठित के लिए बेरोजगार हो गए, इसलिए केवल यही दुख है कि भैया सत्ता दूर कैसे हो गई हमसे। और मैं बता रहा हूँ कांग्रेस के भी जो बूथ एजेंट होते हैं सर, बकायदा उसको डीएम डीसी स्टाम्प मार के अंदर भेजता है एजेंट को। उसको भी पता होता है कि 5 बजे जो निर्धारित समय होता है उसके अंदर चाहे हजार का लाखों करोड़ों लोग भी उस दायरे के अंदर आ जाएंगे तो वोटिंग कराया जाएगा उसका। वो प्रमाण इलेक्शन कमीशन दे रहा है तो नहीं, मेरे अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन हमें जबरदस्ती सत्ता में बैठा दीजिए, तब इलेक्शन कमीशन ठीक है इनके लिए। यही ये चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रुके आप, अरे भाई साहब सुनिए, आप कांग्रेस से ज्यादा सीटें कैसे ले आए यूपी में? इस सवाल का जवाब दीजिए। कैसे आ गई सीटें आपकी? ज्यादा कैसे आ गई ये मुझे बताइए। पंजाब में आपकी सरकार कैसे बनी ये भी मुझे जानना है, और ये बकौल राहुल गांधी की पार्टी से जानना है आपसे भी। जी बिल्कुल, मैं आपसे भी जानूंगा, आपसे भी। जी प्रतीक भाई, राहुल गांधी विदेशी व्यक्ति हैं तो विदेश में ही जाकर के सवाल उठाएंगे, इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तुम तो यार गुरु वो बात कह रहे हो, आजकल गजब है। आम आदमी पार्टी जो बोल रही है आजकल वो तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। चाहे वो राहुल गांधी हो। गलत बात है, मैं आपकी बात को यहीं अपोज करूंगा। जन्म से भारतीय बिल्कुल भारतीय हैं। नहीं, ये बात गलत है। विदेशी कैसे उन्हें ठहरा दिया जाएगा? गलत बात कह सकते हो। जन्म से भारतीय हैं, जन्म से भारतीय, कर्म से भारतीय हैं, हर चीज से भारतीय है वो, 24 घंटे भारतीय हैं वो। आप कैसे उन्हें विदेशी ठहरा सकते हो? अगर उनको बताना पड़ रहा है भारतीय हैं तो इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे जवाब कुछ नहीं बताना पड़ रहा, भारतीय है, सब जानते हैं भारतीय है। लेकिन आप जैसे लोगों के दिमाग में अगर ये बात नहीं घर कर रही तो भाई साहब दिमाग के ढक्कन खोलिए, आने दीजिए इस बात को। लेकिन ये बात तो ये देखिए पासपोर्ट उनके पास नहीं, मैं बिल्कुल ऑफकोर्स नहीं। आम आदमी पार्टी का कि उन्होंने कांग्रेस से विरोध जताया और ये बात बिल्कुल सही है कि उनके भारतीय होने में तो आपको कोई संदेह नहीं है। फिर आपने क्यों भारतीय बात कही? अपना गलत बात है। ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से लेकर के अखबार हैं वो आपको दिखा रहे हैं। मैं तो भारतीय हूँ, भारत का ही बात करूंगा, भारत की जमीन पे करूंगा। प्रतीक भाई, चाहे वो राहुल गांधी हो, देश के विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, जब भी विदेश पे जाकर के नरेंद्र मोदी जी भी देश के लोगों की बुराई की है, देश के पूर्ववर्ती जितने भी सरकार है उसकी बुराई की है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, हर जगह जाकर के बुराई की है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है।
अपने देश के जमी पे, अपने देश के धरती पे आप खड़े होकर के विरोध करना आपका जनसिद्ध अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, जितने भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं, आज वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। यही दिल्ली के अंदर अभी चंद महीनों पहले चुनाव हुआ है, आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल उठाया चुनाव आयोग पे, तो यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के, दोनों मिलकर के नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे थे। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस। मैं सोचूं आज क्या बात है जी। जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं जौनपुर से आया हूँ। जौनपुर? जी हाँ जी। अच्छा, कैसे आए? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। अरे आए कैसे? आए कुछ काम से आए हैं। बताने लायक नहीं है? नहीं बताने। अच्छा, कोई बात नहीं, पूछेंगे नहीं, बताइए, बोलिए। अभी केजरीवाल जी बहू की मांग आए थे जब पहली बार सबका मेरे को बोले मैं रिक्शे से जाऊंगा, गाड़ी से ही जाऊंगा। अभी अपनी बेटी की शादी 5 स्टार होटल में की है। 12,000 रुपए पर प्लेट का भोजन किए। 12,000 रुपया पर प्लेट का भोजन वहाँ लोगों को मिला। आपको कैसे पता चला? अरे पेपर के माध्यम से मिला, सारी मीडिया, आपके ये मीडिया सबको मिला। ये मिला? हाँ हाँ जी, हटिए साहब जी। मेरा नाम संदीप भारद्वाज, मैं हरिद्वार से आया हूँ। हाँ, आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ ये कहा था कोई शादी नहीं होगी, सिंपल शादी होगी, आज कैसे ठुमके लगा रहा था। नहीं भाई नहीं, समाजवादी पार्टी, मैं दे दूंगा, आप दे दीजिएगा रिस्पॉन्ड, अभी वेट करके दे दीजिएगा जी। अभी बीजेपी बहुत चीख के कह रही है कि अरे विदेश में बोलना तो लोकतंत्र की हत्या है। अरे भाई, मैं आ रहा भाई, इतने ऊपर से बोलेंगे तो कैसे आएगा जी? कैसे हैं आप? ठीक है, पानी पिलो भाई इनको। हाँ जी। अब इनको याद दिला दूं कि गजनी मत बनो। मोदी जी ने क्या कहा था चाइना में? उन्होंने कहा ये कोई देश है, यहाँ कोई जन्म लेने पे मतलब अफसोस करता था, अपने देश के लिए कहा। मोदी जी ने कहा, यहाँ ही नहीं कहा, दूसरे देशों में। गलत नहीं बोला, आप गलत नहीं बोला, बिल्कुल। और अगर ये अफसोसजनक है, देश में जन्म लेना गलत था। 2014 के बाद हवा चली, सूरज भी होगा, तभी सब कुछ हुआ। 2014 के पहले कुछ था नहीं। तो जो ये झूठ बोल करके विदेशों में देश का नाम खराब किसने किया? इन्होंने किया। और ये बात, अगर अभी डिजिटल की बात आज कर रहे थे ना प्रधानमंत्री जी, डिजिटल युग है, कहीं भी बोलोगे आप सदन में बोलें, आप और कहीं बोलें, ये पूरी दुनिया में खबर चली जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बोस्टन में बोल रहे हैं या कहाँ बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने सुप्रीम कोर्ट को, आपका सांसद बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोल रहा है? सरिया कोर्ट तक बोल देते हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट पे गुम्बद दिखा देते हैं। आप ये बोल देते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट पे आप टिप्पणी कर रहे हैं और नड्डा जी ये कह रहे हैं कि ये उनका निजी विचार है, तो आप राइट। 3 बात बोले। पहले तो मुझे बोले थे गजनी, खुद गजनी हो बैठे हैं। सरिया के बारे में हफीजुल अंसारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री, झारखंड सरकार के कहा था कि मेरे लिए सरिया कानून पहले है, संविधान पीछे है। तो गजनी मत बनिए, इलाज कराइए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के बारे में जो कह रहा हूँ, बोले दूसरी बात मोदी जी के बारे में जो कह रहा हूँ, दुबे जी याद कर लीजिए, मोदी जी ने जो कहा था वो स्पष्ट कहा था कि पहले जो हमारे मुल्क पे राज किया गया, वो लोग सोचते थे कि भारत सांप सपेरों का केवल है, यहाँ जन्म लेना शर्म की बात है। इस कोर्ट को आधा अधूरा बताएंगे, ये आधा अधूरा बताएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोदी जी का 2014 का ब्रिक्स का वो याद नहीं है कोटेशन, जब मोदी जी ने कहा था कि नवाज शरीफ पे जब सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, कि याद के गौर से रहना, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कि मामला आराम से निपटे, देश में लड़ाई झगड़ा ना हो। वो भी मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ मत बोलना। शर्मा जी सुन, अरे 56 नहीं, 126 इंच की छाती है, 126 इंच की छाती है। भाई शर्मा जी आपके बीच में बोला नहीं था। शर्मा जी बोल वन भाई, हमारा है अब्दुल हालात का मारा है तो देश का दुश्मन है। वो जो आतंकवादियों के लिए जी करके बुलाता हो, वो देश का दुश्मन है। क्या बात करते हो? जो पाकिस्तान आकर के अटैक करता हो, उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं करते, वो देश के दुश्मन है। ये देश के दुश्मन है। 70 साल तक इन्होंने हमें अपाहिज बना के रखा था। वन बाई वन। शर्मा जी यहाँ इधर
शर्मा जी एक काम करो, एक जिन्ना के मजार पर माथा टेकने वाला सत्ता से बाहर है और क्या तुम्हारे राहुल गांधी मुझे थे। भारतीय जनता पार्टी को अब आप नहीं गिरा सकते हैं। ये देश की आवाज है, आज देश अलर्ट हो चुका है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अंग्रेजों की सरकार नहीं है ये, पागल हो गए? हिंदुस्तानियों की सरकार है, ये हिंदुस्तानियों की सरकार है। जिन्ना की मजार पे माथा किसने टेका था? जिन्ना की मजार पर माला टेकने वाला चला गया। माथा टेका था या नहीं टेका? शर्मा जी भैया जी एक ऐड आता था, वाह शर्मा जी नया घर, नया गाड़ी, नया मकान बढ़िया है। वाह शर्मा जी बदले हुए आधांश तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, पर इतिहास याद दिला देते हैं। जब देश में सनातन संस्कृति से लेकर देश के आधुनिकीकरण की बात हुई हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत से खड़ा हुई है। और कांग्रेस उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सवाल पूछती है सेना से। कांग्रेस जब वैक्सीन बनाया जाता है तो डॉक्टर पर संदेह पैदा करती है। कांग्रेस जब किसानों को सम्मान निधि दी जाती है तो उस पर राजनीति रोटी सेकती है। कांग्रेस का बस एक ही मकसद है, देश को बदनाम करे, सैनिकों को बदनाम करे, डॉक्टरों को बदनाम करे और इनके प्रवक्ता के उसको डिफेंड करे। यही इनका मानसिकता। अब मैं आपसे कहूंगा आप चुप रहेंगे। और शर्मा जी ये नियम है यहाँ का। आप अभी थोड़ा सा 1-2 डिबेट हुई है आपकी, डिबेट में ये कि बीच में ना बोले। अच्छा वो दोनों देखे पहले मैंने गलत बोलेंगे राहुल गांधी जी की नागरिकता पे सवाल नहीं, एक मिनट रुकिए, नहीं आप बोलेंगे तब जब आपका नियम आएगा, नम आएगा। इससे पहले बीच में नहीं बोल सकते आप जी। पहले आपका देन आपका। प्रतीक भाई मेरा यही कहना है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे वो राहुल गांधी जी हो, मेरा अपना मानना है कि देश की जमीन पर आप सवाल उठाइए, आलोचना करिए और इसका पुरजोर विरोध करिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं पूरी तरीके से, उनके निष्पक्षता पे सवाल है। आज जिस तरीके से एक लफंगा सांसद देश के सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहा है। संसद क्या है? लफंगा संसद क्या है? चुने हुए संसद है, लफंगा क्या है? इस केजरीवाल, अगर मैं बोलूं अभी केजरीवाल चोर है, भ्रष्टाचारी है, नशेड़ी है, नशेड़ी है। अगर मैं बोलूं तो नहीं ये लफंगा नहीं शब्द नहीं लूंगा मैं शब्द नहीं लूंगा लफंगा, ये गलत है। नो अभिषेक, नो अभिषेक नहीं, अभिषेक नहीं अभिषेक गलत है, गलत। अभिषेक आपके कितने विधायक ऐसे निम्न अपराध के अंदर जेल के अंदर हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप उनको क्या कहेंगे जी? नहीं ये गलत बात है, नहीं ये शब्द नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज वेरी बैड। अभिषेक निशिकांत दुबे जी का बयान डिबेटेबल हो सकता है, गलत सही उस पर विचार हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पे आप ये कहेंगे तो क्या केजरीवाल जी को मैं शराब घोटाले के तहत उन पर इल्जाम लगा है तो केजरीवाल जी को मैं बेवड़ा कहूं, नशेड़ा कहूं, शराब में धूत कहूं, गिरा हुआ इंसान कहूं? ये राजनीति गलत होगा, ये बेशक गलत होगा। देखिए मेरा मानना है अभी ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे का जो बयान है वो डिबेटेबल हो सकता है। अरे भाई डिबेट के काबिल नहीं है, वो सीधा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद में रहे, और वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश इसको धार्मिक गृह युद्ध करा रहे। ये छोटी बात है क्या छोटी बात है? सुप्रीम कोर्ट को आप दबाव में ला रहे हैं, ये सरकार ऐसी है। सुप्रीम मैं आज हाँ ठीक, मैंने सुन लिया ये बात सुन लिया। डिबेट आज कुछ और मुद्दे पे है जी। इन्होंने बात करी थी सेना की बात, सेना पे कांग्रेस सवाल उठाती है। 1948 का कबायली युद्ध भूल गए? किसके राज में हुआ था? कांग्रेस थी। आजादी के मिलते ही फौरन बाद युद्ध हुआ था, जीत हासिल करी। 62 के युद्ध में ठीक है हम चीन से हारे, लेकिन लड़के हारे, घुटने टेके लेकिन लड़के टेके। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान से फिर जीते। 1971 के युद्ध में फिर जीत हासिल करी या नहीं करी? उसके बाद 1975 में सिक्किम में ऑपरेशन चला के सैनिक सहायता लगा के सिक्किम को अपने देश में मिलाया या नहीं मिलाया? गोवा को मुक्त कराया नहीं करा? पुडुचेरी को मुक्त कराया नहीं करा? ये सारे काम कब हुए? कांग्रेस के राज में हुए ना ये सारे काम। देश को जोड़ने का काम करा कांग्रेस ने, देश को तोड़ने का काम करा। सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि किस लिए दी गई थी? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का भूगोल बदल के उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। 13 दिन के अंदर पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 का बांग्लादेश का जन्म हो गया था। 13 दिन में, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं 13वीं करना, वास्तव में पाकिस्तान की 13वीं 13 दिन में कर दी थी। ये था कांग्रेस का हो रहा। और ये बात करते हैं कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते हैं कि सेना पे सवाल उठाए कांग्रेस ने। भाई सेना को हमेशा मजबूत करा कांग्रेस ने, खुला हैंड दिया, फ्री हैंड दिया, जाइए और जाके करिए अटैक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसा होगा
पैसे की कमी पड़ेगी, पैसे के लिए। एक मिनट डिबेट आराम से, जैसे ये खड़े होते सीखने की कोशिश करो, वरना यहाँ पे मत आया करो। मैंने साफ साफ बोला मत आया करो। भैया जी रिक्वेस्ट होगा 5 सेकंड। भैया जी एक विषय पे मुझे आपत्ति है, और वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने देश की जनता के सामने गलत कहा। इन्होंने कहा 1962 के युद्ध हम हारे और अब बेशक हमने घुटने टेक दिए। अरे शर्म आनी चाहिए, चुनाव में घुटने, ये लड़ाई में घुटने टेक दिए। अरे सैनिक कभी घुटने नहीं टेकता भारतीय। और मैं इतिहास बताता हूँ, 1962 के बाद जब लड़ाई हुई थी तो जनसंघ के हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने नारा दिया था, ना फौज हारी ना कौम हारी, हार गई सरकार हमारी। और सरकार की नीतियों से हमारे सैनिकों को कहते घुटने टेक दिए। वो इसलिए वो डिबेट का वो डिबेट का हिस्सा है। पैर में जूते नहीं थे, गन नहीं थी, बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जी मैं आ गया जी। शैलेंद्र जी प्लीज कम जी, बहुत चुपचाप बैठना वहां पे। हाँ जी देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि बात हो रही है देश में जो है सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता, क्योंकि नेता विपक्ष हैं, वो जो साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण कार्यकर्ता नहीं है ना। तो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर कोई बात करता है तो उसके मायने हैं, और पर व्यवस्था में कहीं परफेक्शन नहीं हो सकता। ये कहते हैं विदेश में जाके क्यों बोलते हैं? अब मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। हाँ। अगर आप भारतीय हैं, भारतीयता आपके जहन में बसती है, आप भारतीय नागरिक हैं, आप 144 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप क्या कह रहे हैं उससे पहले आप सोचेंगे। देखिए एब्सोल्यूट कहीं नहीं हो सकता, लेकिन आपको तुलना करनी पड़ेगी। वो कैसे? आप कहते हैं कि देश में चुनावी व्यवस्था पे आप प्रश्न खड़ा करते हैं, जो जिससे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं या जो संवैधानिक जो ढांचा है उसमें एक तंत्र का निर्माण होता है। वो क्या है? लोकतंत्र में आपका जो सरकार का निर्माण होता है। जो तमाम राज्यों में आपकी भी सरकारें हैं, जो क्या आप अपने ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं ये बोल के? जो है दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट रख दूं, तमाम लोग जो क्या है ना वो सनसनी फैला के और फिर भाग जाते हैं। जो 2009 में यूपीए की सरकार थी और वहां पर जो विधानसभा चुनाव होते हैं, तो ये पीछे पूर्व के वर्षों में आंकड़ा देख लें कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 6 महीने में बड़े वोटरों की संख्या कितनी है? 2009 में करीब 30 लाख है, उसके बाद और बढ़ेंगे जो 32 लाख है, अभी जो है 39 लाख है। तो भाई आपको ये देखना पड़ेगा ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत एबनॉर्मल वृद्धि हो गई है, ये नॉर्मल ट्रेंड है। क्योंकि विधानसभा में जो चुनाव का मतदान का जो प्रतिशत है तुलनात्मक लोकसभा के अधिक होता है, लोगों के लोकल इश्यूज होते हैं, और अगर सिविक बॉडी इलेक्शंस में जाएंगे वह परसेंटेज और ज्यादा होता है। जो अच्छा तब होता जब आप कुछ फैक्ट्स लेके और बाकायदा जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सीरियस उस पे ये फैक्ट्स है, बजाय उसके आइए सनसनी फैलाइए फिर भाग जाइए। राइट मैं देता हूँ समाजवादी। देखिए मैं ये कहता हूँ कि ईवीएम का जो मुद्दा रहा, ईवीएम का मुद्दा पहले आडवाणी जी ने भी उठाया, सुषमा स्वराज ने भी उठाया, जेटली जी ने, बीजेपी ने कब नहीं उठाया भाई? अब अगर हम उठा रहे हैं, हमने तो अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया कि चाहे सारी सीटें जीत जाए, 37 सीट जीतने के बाद भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और जो महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया, आप देखो कि वोटिंग अभी पड़ गई, वोटिंग जो चुनाव आयोग ने घोषित की कि इतने % हुई, इसके बाद फिर दोबारा दूसरा % होता है, उसके दोबारा तीसरा % हो जाता है। तो आप चुनाव आयोग का ये काम है। और जहां तक संस्थान की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग को जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसमें थे चुनाव में के, उसमें जो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में, उसको भी हटा के बगल कर दिया। भाई प्रतीक जी ये आधा अधूरा सच ना हमेशा स्वास्थ्य के लिए जो लाभ हानिकारक होता है। अरे भैया मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप ईमानदार लोग हैं, मेरे को कमजोर आदमी हो, क्यों मेरे को पीछे पड़े हो? जो विषय ये आता है कि अभी एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि वयस्कों की संख्या जो बड़े हुए मतदाता हैं उनसे अधिक है। जनगणना कब हुई थी? जो जरा मेरी याददाश्त थोड़ी कम है, जरा बताइए ना प्लीज, जनगणना देश में कब हुई है? 15 साल से जनगणना नहीं हुई। इनके पास फैक्ट कहां से आते हैं वो मुझे बड़ी समझ से परे है। जो चिल्लाओ, सनसनी फैलाओ, ऐसा है वैसा है। अरे भाई अगर आप वैश्विक परिस्थिति में अगर तुलना करें तो हिंदुस्तान की आबादी पूरे विश्व में सबसे अधिक है। चुनाव जो इतने बड़े लेवल पे होते हैं, शांति से चुनाव होते हैं, 1-2 अगर छोटी घटनाओं को छोड़ दें, फिर भी आपको गर्व नहीं महसूस होता है। जो और अगर मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, अगर आपको लगता है समूचे विपक्ष को, जो इंडिया अलायंस जो है, इनको सबको लगता है कि वास्तव में सीरियस जो है लैप्स हो रहा है, तो आपसे करबद्ध मेरी प्रार्थना है, आप सारे रिजाइन करिए और कहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो नहीं बोला और फैक्ट लेके सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपको चुनाव तो लड़ना है, जीत गए तो क्या नाम जो सदस्य बन के जो राइट। वही सर इनसे सवाल का जवाब चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की वोटिंग % आपको याद है 20 नवंबर को जो डिक्लेयर होती है 66.63,
21 नवंबर को होती है 76.35, 27 नवंबर को फिर 7 दिन बाद 76.60 हो जाती है। इसका क्या जवाब देंगे? चुनाव आयुक्त ने आज तक जवाब नहीं दिया। दूसरा, महाराष्ट्र चुनावों के ऊपर जो सवाल उठाया गया, महाराष्ट्र चुनावों की आखिरी के 2 घंटों की वीडियो फुटेज मांगी गई। चुनाव आयुक्त ने साफ कह दिया, हम इतनी लाखों की तादाद में वीडियो फुटेज है, हम नहीं जारी कर सकते, हम नहीं दे सकते। आपको क्या परेशानी है सर? डीवीआर में सेव आप दे दीजिए कॉपी, छाटना हमारा काम है, हम उसमें से ढूंढ लेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आपने सीधा सीधा डिनाई कैसे कर दिया? और शायरी पढ़ी चुनाव आयुक्त साहब ने और निकल लिए। ऐसे चलेगा सर देश? राइट। सर मैं इनको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का जो इन्होंने कोट किया था, इनको हम भी टीवी पे थे, हर कोई टीवी देख रहा था। पहले जो आपको भी ज्ञात होगा, जो चैनल्स हैं वो पहले दिखाते हैं और इलेक्शन कमीशन बाद में ही अपडेट करता है। पॉइंट 1 मैं वही मैं दूसरा मैं भी बता देता हूँ। झारखंड के अंदर 3 बजे तक कुछ परसेंटेज दिखाया गया। 10 ऐसे जिले थे, मैं जिले के भी नाम कोट कर देता हूँ, जामताड़ा, गुमला, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, मधुपुर, जरमुंडी, ये सारे जिले में 25% के वोटिंग परसेंटेज अचानक शाम 7 बजे बढ़ गए। तो क्या कह दूं मैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने खरीद लिया था कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव आयोग को? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सवाल नहीं खड़ा किया। अरे चुनाव में हार जीत हो सकते हैं, जनता नकार सकती है, स्वीकार सकती है, लेकिन संदेह तब होता है जब आपको सत्ता सुख के कारण देश के संस्थान पे आप सवाल खड़ा करते हैं। ईवीएम को बिकावा कहते हैं, या ईवीएम हैक नहीं होता, या दिल हैक होता है। राइट राइट। 7 दिन पूरे, 7 दिन बाद इलेक्शन कमीशन 76 कैसे बढ़ गया सर? 21 मार्च, 21 नवंबर, देख लिया। 27 नवंबर इलेक्शन कमीशन का डाटा ना, इलेक्शन कमीशन का ही है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन का ही है। सर सवाल नहीं उठा रहा जी। आदरणीय शर्मा जी, सम्मान के साथ अभी प्रतीक भाई कह रहे थे कि हम सुनना भी सीखे। बिल्कुल जी। और वो संस्कारों से आता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सुनूंगा तुमसे सुनूंगा। मोदी जी शौचालय दी है, हाँ सुनेंगे। हाँ जी सर, मैं माननीय शर्मा जी को अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं। समय और वक्तव्य उसके लिए तय करना पड़ता है, उसके लिए चाहिए संस्कार। आप कौन सी जगह पे कौन सी बात कह रहे हो? क्योंकि भरा नहीं जो भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरा पूरा देश खड़ा है साहब। आप संस्थान, आदरणीय शर्मा जी, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी को अदब के साथ कहता हूं, संविधान की प्रस्तावनाओं के साथ, कि आप कभी भी, ये लोग हैं, शादी के अंदर बैंड बजाया जाता है, शादी होती है, लेकिन शमशान घाट में आप ये देखिए वहां पे कौन सी बात कही जाएगी। तो वक्तव्य देने से पहले राहुल गांधी जी को चाहिए देश की गरिमा, देश के सम्मान के साथ समझौता ये मुल्क कतई बर्दाश्त नहीं। राइट इधर आओ। हाँ जी, ओके, द लास्ट वन। हाँ जी सर, एक चीज है जो बहुत जरूरी है जाननी, कि देश में लोकतंत्र भी समय के साथ ज्यादा मजबूत हुआ है और इलेक्शन के प्रोसेस भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हुए हैं। जब डे 1 पे हमारी वोटिंग हुई थी और आज जो वोटिंग होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब तक इलेक्शन कार्ड नहीं था, वोटिंग कार्ड नहीं था, इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम थी, तब तक सभी राज्य और देश के चुनावों में कांग्रेस जीतती रही। जैसे ही वोटिंग कार्ड आया, कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाने लगा। तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से किसको नुकसान हो रहा है ये साफ साफ पता चल रहा है। ये उस दौर में लेके जाना चाहते हैं जहां बूथ कैप्चरिंग हो, जहां चुनाव में प्रचार करने की आवश्यकता न हो, मुख्तार जैसे, अतीक जैसे, शहाबुद्दीन जैसे गुंडे पाले जाए जो डायरेक्ट जाए और ठप्पा लगाए। और तब इस देश का लोकतंत्र जो है वो लगातार मजबूत हो रहा था। अब चूंकि आधार कार्ड से भी वोटर आईडी कार्ड लिंक हो रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, वीवीपैट आ गया है और इनकी सीटें लगातार घट रही हैं, तो इनको लग रहा है कि अब हमारे जीतने के चांसेस नहीं है। लेकिन ध्यान दें, सिर्फ 99 सीट जीते थे और जश्न ऐसे मनाया था जैसे इस इलेक्शन को फतेह कर लिया है। तब इलेक्शन कमीशन के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई जी। मैं 2 मिनट दे दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, वीवीपैट की भाई साहब बात उठा रहे हैं, वीवीपैट के 100% मिलान की बात खारिज करी गई या नहीं करी गई? हाँ या ना? वो तो कह रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए, मतलब कितनी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। 100% मिलान बोला हो सकता है, जो हो सकता है क्या? जो अरे भैया क्या नाम, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के आधार पर जो व्यवस्था दी गई है, अब रैंडमली कहीं भी 5% का सिलेक्शन कर लीजिए। जो अरे श्रीमान जी, अगर जो है आपको जो है नोटों की गड्डी लाके दे दी जाए, जो अधिकांश आपके यहाँ निकलती है, तो उसमें क्या एक नोट गिनोगे? जो रैंडमली देखोगे क्या नाम देके, मतलब तो वही है 5% जो है, आपको जो इच्छा है वहां से कर लो, और कोई गड़बड़ी निकलती नहीं। जो प्रतीक भाई, मेरा अपना ये यहाँ पे है आम आदमी पार्टी, मेरा अपना ये कहना है कि चुनाव आयोग पे अगर संदेह है,
अगर उससे सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? चुनाव आयोग को आकर के उसके जितने भी सवाल हैं उसके जवाब देना चाहिए। मैं ले लूंगा, मैं यही सवाल पूछ लूंगा। मैं केजरीवाल पे सवाल उठा, उस पर मुझे जवाब देना है। अब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं प्रतीक भाई, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। जब इन्होंने केजरीवाल पे बात नहीं उठाई कोई, इन्होंने प्रतीक भाई, इन्होंने जब भ्रष्टाचार, आपने राहुल गांधी पे कहा था ना भाई, जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है दाऊद इब्राहिम अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्विक्ट हुए हैं रक्षा सौदे में। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, आरोप की बात कर रहे थे। आरोप तो केजरीवाल के नानी के घर से लेकर के उनका बेडरूम छान लिया, 1 रुपए नहीं मिला। और आप अजीत पवार से लेकर के शुभेंदु अधिकारी तक अपने अंदर ला दिए। ठीक, मैं ठीक, मैंने ले लिया। मैं अतुल सुभाष का भाई, छोटा भाई विकास मोदी हूँ। मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आज जो मेन के नरसंहार हो रहे हैं, इस पे ये पार्टी कुछ भी बयान नहीं करती है। जो बनारस में संसदीय क्षेत्र में एक लड़की का रेप हुआ था, जो कि खुद ही 22 लोगों के ऊपर 22 लोगों का रेप लगाया गया था चार्जेस। अरे भाई रुको ना, 1 मिनट रुको ना, क्या हुआ ना? अरे तो क्या लड़ाई युद्ध थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे? देखा बेवकूफ वाली बात करो जी। भैया जी ये कहते हैं कि ये चुनाव कमीशन को बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन को, तो भारतीय जनता पार्टी का फड़फड़ाने लगती है। सर तो आप ऐसा बोलिए ना कि चुनाव कमीशन भारतीय जनता पार्टी समझौता कर रही है। 1 मिनट में बीजेपी का नाम लेंगे तो फड़फड़ाएंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ सर आपको। नहीं, मैं सवाल दूसरी तरह से रखता हूँ। मैं सवाल दूसरी तरफ से शर्मा जी, मैं सवाल दूसरी तरफ से रखता हूँ। सवाल ये है कि आपको देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास क्यों नहीं होता? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पे सवाल उठा देते हैं, ठीक है? आप आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पे सवाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल, आप हर चीज कहते हैं कि ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो संस्था है, इस पर विश्वास नहीं रह गया। लोकतंत्र पे आप कहते हैं, संविधान आप खतरे में बताते हैं। आखिर ये सवाल आपसे भी तो पूछा जाना चाहिए कि आपको विश्वास क्यों नहीं है? आप हर संविधान की, हर कोई संस्था पे सवाल और उंगली उठाते हैं। आपने सवाल करे, बस इसके बदले में मैं आपको सिर्फ 3 बातों का जवाब चाहूंगा। सबसे पहला ये कि मैंने सवाल, सर सुन तो लीजिए ना। मैं आपसे, आप मुझसे, पहले मैंने जो सवाल किया, शर्मा जी, बहुत ज्यादा क्या होता है ना कि मैं जो सवाल, अगर आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। देखिए, जब लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने कार्य प्रणाली में अगर वो कुछ गड़बड़ करती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो आप हिमाचल में कैसे जीत जाते हैं? जैसे इलेक्शन कमीशन, आप कर्नाटक में चुनाव कैसे जीत जाते हैं? 7 दिन में इलेक्शन कमीशन का डाटा चेंज, आप कर्नाटक में चुनाव कैसे जीत जाते हैं? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है, क्योंकि डिबेट में मैंने पैनल में सबको बोलने का मौका दिया। अब डिबेट ओपन है, मैं आपको देखिए, आप ये भी नहीं कहेंगे कि मेरा चित्र भी मेरा है, पट भी मेरा है। या तो कर्नाटक में, हिमाचल में सरकार को कहिए नीचे करें, सारे 99 जो लोग हैं इस्तीफा दीजिए, और उसके बाद लोग सब यहाँ आइए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ना, महाराष्ट्र की बात है, ना, जहां जीते, ये कैसे हो सकता है? भाई साहब, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। आप सेलेक्टिव होंगे, आप देंगे ना तो आप नहीं। हिमाचल में चुनाव ठीक हुआ, हिमाचल में चुनाव में 3 बार को नहीं, चुनाव ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। कर्नाटक में परसेंटेज नहीं बदली, नहीं, कर्नाटक में ठीक हुआ। 3 बार तो परसेंटेज नहीं बदली। 37 MP चुनाव जीत के आए, ठीक हुआ। बिल्कुल, क्योंकि तो कहाँ गड़बड़ हुआ? जारी नहीं हुआ, डाटा जारी हुआ छत्तीसगढ़ में 3 बार, 20 तारीख से लेकर 27 तारीख। झारखंड में जो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपसे, सारा लीजिए, सारा सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप झारखंड में चुनाव ठीक, मैंने पूछना चाह रहा हूँ आपसे, झारखंड में चुनाव ठीक हुआ या गलत? मैंने कहा ठीक, मैंने आपसे बात बोली ना। कहा महाराष्ट्र में चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में ही सवाल सबसे पहले उठे, और राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर ही कोर्ट करा है। हार गए तो सवाल यही मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अपने कुकर्मों को उजागर कर रही है। इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, चुनाव आयोग ने कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी, कैसे इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी इमरजेंसी लगा करके, उसी दौर की तो बात है। ये अपने कुकर्मों को उजागर कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने अभी जवानों के बारे में, दरअसल क्या है कि मर्ज कहीं है और हाथ नब्ज पर कहीं है। बोस्टन में जो
राहुल गांधी ने बात कही, विश्वसनीयता पे सवाल उठाया और महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में अभी कुछ देर पहले जो इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज से जो खबर है, राहुल गांधी का महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का दावा गलत और काल्पनिक है। फॉर्म 17C और कुल मतदान प्रतिशत में कोई फर्क नहीं। हर बूथ पर फॉर्म 17C राजनीतिक दलों के एजेंटों को दिया जाता है। 17C फॉर्म जो है महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी से जुड़े सवालों और दावों को लेकर कांग्रेस को चुनाव आयोग जवाब दे चुकी है। महाराष्ट्र चुनाव में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच मतदाता सूची में जो वो कहते हैं 65 लाख बढ़े, मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी पर भी चुनाव आयोग कांग्रेस को जवाब दे चुके हैं। यह बात क्लियरेंस में था जो मैंने रख दिया। बहस के सिलसिले को फिर आगे बढ़ाता हूं जी। कांग्रेस एंड द बीजेपी जी, आइए। प्रतीक भैया, एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं जाता है कुछ लोगों का। जनता बुरी तरीके से घर बैठा दी है, लेकिन बाहर भी जाएंगे, झूठ बोलेंगे, देश के अंदर भी रहेंगे, झूठ बोलेंगे, चाहे खुद अंडा शून्य पे आ जाए। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा, किसी भी पार्टी का एजेंट, बूथ एजेंट सबसे प्रमाणित होता है, जो आपका विश्वसनीय माना जाता है। वो जब एजेंट बन के रहता है तो उसको बकायदा फॉर्म भी दिया जाता है, सील्ड पैक भी सामने खोला जाता है, बाद में सील्ड भी किया जाता है, एक बकायदा मॉनिटरिंग एजेंट भी रखा जाता है। 17C फॉर्म और उस पे जो मिलाया सेम है, फिर भी सवाल खड़ा करना है। इनका मकसद केवल एक है, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा, वापस से बूथ लूटो अभियान ला दो और किसी तरह हमें सत्ता पे बैठा दो। यही इनकी नियत है, जो अब नहीं होने वाला है। और इनको कांग्रेस जी जो इन्होंने बात करी, तो इलेक्शन कमीशन ने, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उन्होंने पहले भी सफाई यही दी थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, और शायरी करके निकल गए। जो हमने वीडियो फुटेज मांगी कि हमें एक बार डाटा दे दीजिए, वीडियो फुटेज दे दीजिए, वो क्यों नहीं प्रोवाइड कराई जा रही सर? क्या छुपाया जा रहा है? ऐसा क्या है उन वीडियो फुटेज में? आखिरी के 2 घंटे की वीडियो फुटेज में ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? अगर आप सारी चीजें जनता के सामने रखते हैं, वो 2 घंटे की वीडियो फुटेज भी जनता के सामने रख दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राइट सर, बात वही है कि 17C है, सब कुछ है, अब फुटेज चाहिए। फुटेज मिल जाएगी तो बोलेगी कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारा बंदा नियुक्त कर दे। हमें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, एग्जाम की परीक्षा देके आए हुए लोगों पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो वहां पे बैठे, वो अलग बात है कि बहुत सारे विधानसभाओं में कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी मुख्य चीज क्या है कि महाराष्ट्र चुनाव में आखिरी दिन तक सीट बंटवारा तय नहीं कर पाए, कैंडिडेट का नाम तय नहीं कर पाए, जनता को यह नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ रहा है, और फिर चुनाव हार गए तो फिर बहाना चाहिए। तो बहाना सबसे आसान क्या है? इलेक्शन कमीशन बिका हुआ। राइट। इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश में जब अभी चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव जब हुए थे, हमारी पार्टी की तरफ से तमाम सबूत के साथ हजारों लोग ऐसे जिनके नाम काट दिए गए या जिनके नए नाम जोड़े गए, उनको बाकायदा जो हमारी क्वेरी थी सारी डाली, लेकिन चुनाव आयोग से आज तक कोई जवाब नहीं आया।